हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडरी क्लासेस। आज हम लोग सीए फाइनल का असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ का पार्ट 1 शुरू करेंगे। ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो असेसमेंट ऑफ वेरियस असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ पार्ट 1 लेक्चर है। इसमें हम लोग बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। तो हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे वो इनकम कंपनीज जो इनकम टैक्स एक्ट में क्लासिफाई किया गया है उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो अभी कंपनीज एक्ट इसमें नहीं कवर्ड होंगे, इसमें हम लोग इनकम टैक्स एक्ट में कैसे कंपनी को क्लासिफाई किया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 217 वो ये बोलता है कि कंपनी दो पार्ट में बढ़ता है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। तो अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी का डेफिनेशन क्या है। तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी का डेफिनेशन जो है वो कुल मिलाकर के 4 सब हेड में बढ़ गया है। जैसे इनकम इंडियन कंपनी जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दूसरा, बॉडी कॉरपोरेट जो कि इनकॉर्पोरेटेड होगा अंडर एनी लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जो कि असेस्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, या फिर कोई भी असेसमेंट ईयर हो बिफोर 1970 1970 वाला, और एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जो कि सीबीडीटी के द्वारा डिक्लेयर हुआ। यहाँ सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। तो एक बार फिर इसको मैं बता दूं कि यहाँ कंपनी को जो इनकम टैक्स एक्ट वो 4 भाग में उसको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है, और इन सभी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हम कंपनी मानेंगे, ठीक है। इसमें एक इंडियन कंपनी होगा जो कि हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है। दूसरा, हर वो बॉडी कॉरपोरेट जो कि किसी भी लॉ जो कि कंट्री का लॉ होगा, मतलब इंडिया का लॉ में वो इनकॉर्पोरेट किया हुआ हो, और हर वो इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन या बॉडी जो कि असेस्ड हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, या कोई भी असेसमेंट ईयर ऑन या बिफोर 1970, ठीक है। और चौथा जो कैटेगरी है वो है कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या फिर बॉडी जो कि सीबीडीटी के द्वारा डिक्लेयर किया गया हो। सीबीडीटी का मतलब यहाँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी हम लोग समझ गए, कंपनी 4 भाग में डिफाइन होगा, ठीक है। अब फर्दर इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी होता है। तो ये जो डोमेस्टिक कंपनी होता है, ये जो डोमेस्टिक कंपनी का बात चल रहा है, ये वही डोमेस्टिक है जो ऊपर अभी हम लोग सेक्शन 226 वाला का बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंडिया डोमेस्टिक कंपनी एक इंडियन कंपनी होना चाहिए, ठीक है। अब ये इंडियन कंपनी कौन होगा? तो इंडियन कंपनी के लिए पहला कंडीशन जो है, एक तो डोमेस्टिक कंपनी का पहला कंडीशन क्या है? पहला कि वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि कोई भी अदर कंपनीज जिसने ऐसा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, किस चीज का अरेंजमेंट? डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड का भी अगर हम ये डिविडेंड बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो कहाँ होना चाहिए? विद इन द इंडिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ये देखें
कि डोमेस्टिक कंपनी कहलाने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, एक तो वो इंडियन कंपनी है होना चाहिए, जो कि इंडियन कंपनी कब बनेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी सेटिस्फाइड होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक तो वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, दूसरा हर वो कंपनी जो कि अपना अरेंजमेंट इस तरह से करके रखा है कि वो जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है और उसका पेमेंट, एक तो डिक्लेरेशन भी और दूसरा उसका पेमेंट विद इन इंडिया होना चाहिए। इस डिविडेंड का जो मतलब है ये है कि इस डिविडेंड में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड भी इंक्लूड करते हैं। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। कोई भी सजेशन या इम्प्रूवमेंट हो प्लीज़ आप अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को और मैं आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, डोमेस्टिक कंपनीज का तो हम समझ गए। डोमेस्टिक कंपनी में दो कंडीशन हो गए, जो कि एक तो वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, दूसरा वो डिविडेंड का डिक्लेरेशन और पेमेंट विद इन इंडिया होना चाहिए। अब आइए, इंडियन कंपनी के लिए दो कंडीशंस हैं। पहला, कि वो कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, और दूसरा उसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। यहाँ क्लियर है। और हर वो कंपनी, ये पहला प्राइमा फेसी तो है ही, ठीक है, ये दो कंडीशन जो है वो प्राइमा फेसी कंडीशन तो है ही, और कुछ और कंपनी है जो भी इंडियन कंपनी कहलाएगा। आइए हम लोग पढ़ते कौन कौन सा। पहला, हर वो कॉरपोरेशन जो किसी लॉ के तहत इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। दूसरा, हर वो इंस्टीट्यूशन जो कि बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया है। ये बोर्ड कौन है? सीबीडीटी। सीबीडीटी ने बोल दिया कि ये कंपनी है तो फिर ये कंपनी है, ठीक है। अगर कोई कंपनी जम्मू और कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया है तो, या फिर कोई कंपनी यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया है तो, जैसे कि दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी और स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। और दूसरा, हर वो कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है सेंट्रल या प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल या प्रोविंशियल एक्ट के द्वारा, वो भी कंपनी के ही, इंडियन कंपनी के ही कैटेगरी में आएगा। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में आपको आपके क्वेरी का जवाब दे दूंगा, ठीक है। ये जो इंडियन कंपनी है जिसमें हम लोग ये पढ़े थे, ये जो एनी अदर कंपनी इन which has made prescribed arrangement for the declaration of a payment of a dividend within India, इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, देखिए इंडियन कंपनी जो होगा वो आपको सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। फॉरेन कंपनी वो होता है जो आउटसाइड इंडिया, अदर देन डोमेस्टिक कंपनी जो भी होगा वो फॉरेन कंपनी होगा। जिस फिर हिस्टोरिकल असेसमेंट हुआ होगा इंडियन कंपनी का कोई पास टैक्स लॉज में और सीबीडीटी के द्वारा डिक्लेयर्ड होगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आइए, देखिए वो जो हम लोग बात कर रहे थे कि उसका पेमेंट जो होगा और डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड वो इंडिया में होना चाहिए, वो चीज़ बताता है रूल 27, ठीक है। ये रूल 27 जो है वो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड विद इन इंडिया के बारे में बताता है। अब आइए, ये अरेंजमेंट कौन कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। पहला, डिविडेंड पेमेंट का लोकेशन वो विद इन इंडिया होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये हम लोग समझ गए। दूसरा, उसका जनरल मीटिंग, ठीक है,
उसका जनरल मीटिंग विद इन इंडिया होना चाहिए, ये भी क्लियर है। और तीसरा, उसका जो रजिस्टर्ड होगा ना मेंटेनेंस, जिसमें एक्यूरेट शेयर होल्डर का रिकॉर्ड होगा, वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस में होना चाहिए। और वो जो होना चाहिए वो उस असेसमेंट, किसी भी असेसमेंट ईयर का होना चाहिए, बट 1 अप्रैल से लेटर देन 1 अप्रैल से आगे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस ईयर का, जिस साल हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो रूल 27 हम लोग को 3 कंडीशन देता है। रूल 27 हमको डिविडेंड को लेकर के कंडीशन देता है, जनरल मीटिंग को लेकर के कंडीशन देता है, और शेयर रजिस्टर के मेंटेनेंस को लेकर के रजिस्टर कंडीशन देता है। और ये 3 अगर हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो हम ये मान लेंगे कि वो डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, पहला तो हम लोग क्या देखे थे कि इंडियन कंपनी होना चाहिए, और रूल 27 वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। तो इसको एक बार फिर से दिखा दें फिर, कि वो जो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट है, ये जो प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट है वो रूल 27 में क्लियरली बता दिया गया है, जिसमें 3 कंडीशन स्पेसिफाइड है। एक तो डिविडेंड को लेके, दूसरा जनरल मीटिंग के लोकेशन को लेकर, सारे विद इन इंडिया होना चाहिए, और एक शेयर रजिस्टर्ड मेंटेनेंस को लेकर जो कि प्रिंसिपल प्लेस पे होना चाहिए, और वो असेसमेंट ईयर होना चाहिए, और वो 1 अप्रैल से के लेटर 1 अप्रैल को ही वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, वो असेसमेंट ईयर उसके बाद का नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। चलिए, अब हम लोग कंपनी के टाइप्स और कंपैरिजन पढ़ेंगे। देखिए, 2 टाइप ऑफ कंपनी, एक तो वहाँ हम लोग देखें क्लासिफिकेशन, और यहाँ 2 टाइप के कंपनी होते हैं। एक तो क्लोजली हेल्ड होते हैं, एक वाइडली हेल्ड होते हैं। ये क्लोजली हेल्ड को जनरली हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, और वाइडली हेल्ड में पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोजली हेल्ड में इसमें पब्लिक जो होता है वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट वाइडली हेल्ड में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट आरबीआई का ओनरशिप नहीं होता है, बट इसमें कंट्रोल ओन भी होगा, और कंट्रोल होगा गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा, और 40% ऑफ द शेयर्स अगर ये होल्ड करते हैं तो। ठीक है, सेक्शन 25 कंपनी वो कभी भी क्लोजली हेल्ड कंपनी नहीं होंगे। ठीक है, और ये सेक्शन 25 कंपनी कौन है, वो अब इसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। अंडर 1956, सॉरी, ये अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत है, और ये सेक्शन 8 कंपनी, अब इसी को सेक्शन 8 में होता है, वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड में। ठीक है, अब देखिए शेयर कैपिटल, इसमें तो शेयर कैपिटल जरूर होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल अगर सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया है तो वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर कैपिटल होल्ड करे, मतलब होना चाहिए, इसमें भी शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बट अगर सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो वाइडली हेल्ड भी होगा। म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी हमेशा वाइडली हेल्ड कंपनी होंगे। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ओनरशिप है तो वो कभी भी क्लोजली हेल्ड नहीं होगा, 50% उसका वोटिंग राइट होना चाहिए, तब वो वाइडली हेल्ड होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीटिंग द पब्लिक लिमिटेड। आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, ये सिंपल सा था, इसमें कुछ भी नहीं। अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, टैक्स रेट देखते हैं। देखिए, डोमेस्टिक कंपनी का जो जनरल टैक्स रेट है वो ये है कि अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर 22-23 का देख रहे हैं तो वो 25% होगा। कब? जब टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, नहीं तो
30% लगेगा। ठीक है, मतलब अगर 22-23 में, ठीक है, फिनेंशियल ईयर 22-23 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो 30% लगेगा, और नहीं तो उस साल 25% लगेगा। उसके बाद जो भी है, मतलब उसके बाद के असेसमेंट ईयर में सीधे 30% का फ्लैट रेट लगता है। ठीक है, फॉरेन कंपनी का इन जनरल कंडीशन में वो 35% है। ठीक है, अब आइए, लेकिन अगर इनकम कंसिस्ट करता है रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये जो एफटीएस है ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, अगर ये है तो 50% अगर गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक अरेंजमेंट या अग्रीमेंट करके रखा हुआ है तो उस केस में 50% फॉरेन कंपनीज को टैक्स लगेगा। सरचार्ज आते हैं, अगर सरचार्ज इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है तो डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज 7% लगेगा और फॉरेन कंपनी में 2%। ठीक है, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी में 12% टैक्स पेबल लगेगा और फॉरेन कंपनी में 5%। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया है कि मैं आपको दूँ, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। ये अभी बेसिक पार्ट था, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो से। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे फर्दर वीडियो लाने का, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।